नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें बहुत ही बड़े युद्ध का सिग्नल है। दावा है कि इस युद्ध में चीन और रूस एक साथ कूदेंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ लड़ेंगे। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में एक और अहम खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ये जो जंग है ये आने वाले दिनों में और भी भयंकर हो सकती है। चीन ताइवान से लड़ने के मूड में है, लेकिन वो तीसरा देश आखिर कौन है जिसके खिलाफ रूस और चीन एक साथ जंग छेड़ना चाहते हैं? इस स्पेशल रिपोर्ट में ये भी देखिए। महायुद्ध का पहला मोर्चा यूक्रेन। दूसरा मोर्चा बनने को तैयार ताइवान। महायुद्ध का तीसरा मोर्चा कौन बनेगा? जवाब है एक ऐसा देश जिस पर डबल अटैक होने की आशंका है। युद्ध का प्लान तैयार है, हथियार भी चुन लिए गए हैं, युद्ध की तैयारी भी हो चुकी है, बस हमले का वक्त तय होना बाकी है। ये ऐसा युद्ध होगा जो मिनी वर्ल्ड वॉर जैसा होगा, क्योंकि इस महायुद्ध में हमला तो सिर्फ एक देश पर होगा, लेकिन हमलावर दो देश हो सकते हैं। ये ऐसा युद्ध होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। जो बैटल ग्राउंड बनने वाला है वो यूक्रेन से 8,100 किलोमीटर दूर और ताइवान से 2,200 किलोमीटर दूर है। ये युद्ध कब और कहां होने वाला है, इसकी जानकारी दो ताकतवर लोगों को है। पहले शख्स हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरे शख्स हैं चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे हैं। शी ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए बड़ी जंग की तैयारी कर चुके हैं। ताइवान पर प्रहार के लिए चीन रोज नए नए हथियारों की नुमाइश कर रहा है। ताइवान को डराने के लिए चीन ने स्विचेबल सुसाइड ड्रोन का एक्शन रिलीज किया है। इस वीडियो को चीन के ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया है। इस वीडियो में स्विचेबल सुसाइड ड्रोन एक टैंक को निशाना लगाते दिख रहे हैं। स्विचेबल सुसाइड ड्रोन यूक्रेन जंग में भी दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच चुका है, लेकिन अब आशंका इस ड्रोन का किसी तीसरे देश के खिलाफ युद्ध में होने की है। दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग और पुतिन अब एक साथ मिलकर किसी तीसरे देश पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए रूस और चीन की सेना साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास भी कर चुकी है। बहाना बना वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास, एक ऐसा युद्धाभ्यास जहां रूस की सेना चीन की सेना को साथ लेकर जंग की बड़ी तैयारी की है। इस युद्धाभ्यास के बाद अब दुनिया की नजर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की अगली मुलाकात पर टिक गई है। पुतिन और शी एक बार फिर मिलने वाले हैं। एक बार फिर दोनों आमने सामने बैठकर मीटिंग करने वाले हैं। बंद कमरे में बहुत बड़ी रणनीति पर फाइनल मुहर लगाने वाले हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन में टिकी हुई हैं। यूक्रेन में जंग जारी है, ताइवान पर टिकी है जहां युद्ध का खतरा बना हुआ है। लेकिन ताइवान से 5500 किलोमीटर दूर उज़्बेकिस्तान में असली खेल खेला जाने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते उज़्बेकिस्तान में मिलने वाले हैं। चीन में रूस के राजदूत एंड्री डेनिसो ने पत्रकारों को बताया है कि दोनों नेता 15-16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मिलेंगे, जहां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। लेकिन उज़्बेकिस्तान में शी और पुतिन की एक और मीटिंग होने वाली है, जहां सिर्फ वही दोनों होंगे, क्योंकि यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के इतर होगी।
मुलाकात के दौरान यूक्रेन युद्ध पर बात होगी, ताइवान पर भी बात होगी, लेकिन आशंका है कि ये दोनों नेता जापान को लेकर भी बात करने वाले हैं। जापान एक ऐसा देश है जिससे रूस भी रूठा है और चीन भी छिड़ा हुआ है। जापान के काफी करीब दोनों देश युद्धाभ्यास भी कर चुके हैं और अब वोस्तोक 2022 के बाद चीन और रूस की नौसेना एक और संयुक्त युद्धाभ्यास करने वाली है। इसकी जानकारी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दी है। यह दूसरा युद्धाभ्यास भी जापान के पास होने वाला है। तो क्या जापान रूस और चीन का साझा शिकार बनने वाला है, जिसका दोनों देशों से तनाव है? इससे पहले पुतिन और जिनपिंग की आखिरी मुलाकात फरवरी में बीजिंग में हुई थी। यूक्रेन में रूस कैसे हमला करेगा, कब करेगा, कितनी ताकत से करेगा, यह सब कुछ चीन को पता था, लेकिन शी जिनपिंग ने एक बार भी रूस को रोकने की कोशिश नहीं की, पुतिन को समझाने का प्रयास तक नहीं किया, जबकि अमेरिका चीन से बार बार युद्ध टालने के लिए मदद मांग रहा था। अमेरिका की सीक्रेट दस्तावेजों से इसका खुलासा हो चुका है। वहीं ताइवान मुद्दे पर रूस हमेशा चीन के साथ रहा है, लेकिन अब इस जोड़ी का फियर फैक्टर जापान में भी दिखने लगा है। जापान की टेंशन की सबसे बड़ी वजह चीन और रूस की नौसेना का अगला युद्धाभ्यास है, क्योंकि इससे पहले रूस वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास को जापान के करीब के आइलैंड इटुरो, कोनाशी, शिकोटन और हवोमाई पर भी कर चुका है, जिसे लेकर जापान मॉस्को के नाम विरोध का नोट भेज कड़ी आपत्ति भी जता चुका है, क्योंकि इन इलाकों को जापान पहला हिस्सा मानता है। इन टापुओं को लेकर रूस और जापान में सीमा विवाद बरसों पुराना है और अब रूस के साथ चीन की जुगलबंदी जापान के सामने नई चुनौती बनकर सामने आई है। दरअसल चीन अरसे से जापान को डराने में लगा है, लेकिन जापान ने भी अब कमर कस ली है। ताइवान के मुद्दे पर लगातार धमकी देने वाले चीन से निपटने के लिए जापान 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती करने जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इन मिसाइलों को जापान नैनसेई और क्यूशु द्वीप पर तैनात कर सकता है। दावा किया गया है कि इन मिसाइलों के जरिए जापान चीन को उसी की भाषा में जवाब भी देने के फुल मूड में है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि जापान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में तेजी से जुट गया है। चीन के मुताबिक जापान हथियारों के मामले में उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है और वो चीन के किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए 1000 किलोमीटर लंबी रेंज वाली मिसाइलें तैनात कर सकता है। इन मिसाइलों की रेंज बढ़ाकर 5500 किलोमीटर तक की जा सकती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक जापान हथियारों से दूरी बनाकर रखने की पॉलिसी पर चल रहा था, लेकिन दुनिया भर के देशों से अलग जापान ने हथियारों की होड़ से दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन अब वो डिफेंस बजट बढ़ाने के साथ साथ मारक मिसाइल बनाने की तैयारी में है। जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं। वहीं समंदर से मार करने वाली 300 मिसाइलें चीन ने बना रखी हैं। दावा किया जा रहा है कि जापान चीन के इस बढ़त को पाटने की कोशिश में लगा है। वो इतनी मिसाइलें जमा कर रहा है कि चीन की बराबरी कर सके, ताकि युद्ध के दौरान वो चीन को मिसाइलों से भी मुकाबला कर सके। इसलिए वो अपनी पुरानी मिसाइलों को अपग्रेड तो कर ही रहा है, नई मिसाइलों के साथ भी अपने जखीरे को भरने में लगा है। दावा तो यहां तक किया गया कि जापान सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने तक ही नहीं रुकेगा, आने वाले समय में वो बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट कैरियर तक बनाएगा, ताकि चीन को युद्ध के मैदान में मात दे सके, साथ ही साथ अपने खिलाफ रूस और चीन की जुगलबंदी को बेअसर कर सके। यूक्रेन की जंग में जेलेंस्की को एक ऐसी मिसाइल मिली है जो सुदर्शन चक्र की तरह बेहद खतरनाक है। इस मिसाइल में बारूद नहीं, ब्लेड्स होते हैं जो टारगेट को काटकर खत्म कर देते हैं। क्या है जेलेंस्की की ये खास मिसाइल और कैसे ये मिसाइल पुतिन आर्मी पर भारी पड़ सकती है, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। Hellfire मिसाइल ज़ेलेंस्की के हथियारों के जखीरे में अब हेलफायर मिसाइल भी शामिल होने जा रही है।
ये वो मिसाइल है जिससे अल कायदा के सरगना आयमान अल जवाहिरी का खात्मा किया गया। ये वो खतरनाक हथियार है जिससे ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी का काम तमाम हुआ। ये अमेरिका की सबसे फेवरेट मिसाइल है जो टारगेट कभी नहीं चूकती। लेकिन ज़ेलेंस्की को हेलफायर मिसाइल का एडवांस्ड वर्जन मिलने जा रहा है। लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइल, यानी इस हेलफायर मिसाइल को टारगेट को हिट करने तक लेजर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकेगा। एन वक्त पर इस मिसाइल का रास्ता बदला जा सकेगा। यह हेलफायर मिसाइल दुश्मन को चकमा देकर मारने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि जहां यूक्रेन की जंग में रूस के यूरेगन जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम कहर ढा रहे हैं, जहां अमेरिका के हाइमर्स जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम दुश्मनों का काम तमाम कर रहे हैं, वहां आखिर एक ऐसी हेलफायर मिसाइल की सप्लाई अब ज़ेलेंस्की को क्यों की जा रही है जो बम बारूद बनकर फटती नहीं, बल्कि दुश्मन को काट कर टुकड़ों में बांट देती है, यानी दर्दनाक मौत देती है। आखिर अमेरिका का पुतिन के खिलाफ ये नया हेलफायर सीक्रेट क्या है? ज़ेलेंस्की इस हेलफायर मिसाइल का उपयोग यूक्रेन की जंग में कैसे करने वाले हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिर हेलफायर मिसाइल कैसे काम करती है। चौंकाने वाली ऐसी तस्वीरें हमारे पास हैं जो होश उड़ा दें। देखिए हेलफायर मिसाइल कैसे अपने टारगेट का पता लगाती है। ये देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती हुई हेलफायर मिसाइल। ये मिसाइल किसी कार के भी परखच्चे उड़ा सकती है, हेलफायर टैंक को भी बेकार कर सकती है। जब ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है तो कभी धमाका नहीं करती है, लेकिन ये टारगेट पर इसका हमला इतना तेज होता है कि टैंक या कार में मौजूद ईंधन के संपर्क में आने पर टारगेट खुद ही विस्फोट से फट जाता है। हेलफायर मिसाइल में बारूद नहीं बल्कि ब्लेड्स होते हैं। इसके ब्लेड्स बहुत तेज गति से घूमते हैं और टारगेट को काट कर रख देते हैं। जैसे ये देखिए, हेलफायर मिसाइल से ही अमेरिका ने सीरिया के इदलिब में तुर्की के एक जिहादी कमांडर को मार गिराया था। देखिए ये ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी पर हमले का वीडियो है। कासिम को भी हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया गया था, लेकिन इस हेलफायर मिसाइल में धमाका भी नहीं होता। यही वजह है कि अफगानिस्तान से एक ऐसी तस्वीर आई जब हेलफायर मिसाइल आतंकियों के पास गिरी जरूर, लेकिन धमाका ना होने की वजह से दोनों आतंकियों की जान बच गई। लेकिन हेलफायर की ताकत की वजह से आसपास मौजूद धूल बारूद की तरह उड़ने लगी। ये एक और तस्वीर देखिए, सीरिया के इदलिब में अल कायदा के नेता अबू कासम को अमेरिका ने हेलफायर मिसाइल से मारा था। आप देख सकते हैं कैसे मिसाइल ने कार के ऊपरी हिस्से को फाड़ दिया और अंदर घुसकर टारगेट का सफाया कर दिया। नोट करने वाली बात यह है कि कार धमाके से नहीं उड़ी, लेकिन वो कट गई। यह अफगानिस्तान की एक तस्वीर है जहां कार को हेलफायर मिसाइल ने नेस्तो नाबूद कर दिया। इंडियन एयरफोर्स भी हेलफायर का इस्तेमाल युद्धाभ्यास में कर चुकी है। इस खास मिसाइल की लॉन्चिंग की एक और तस्वीर देखिए। हेलफायर अमेरिका की बहुत फेवरेट मिसाइल है। यह मिसाइल अमेरिका ने अपने खास दोस्तों को ही दी है। उसी में शामिल है सऊदी अरब की सरकार। सऊदी की शाही नेवी के पास MH-60R हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिससे हेलफायर मिसाइल को लॉन्च किया गया। इस सैन्य अभ्यास में सऊदी की नेवल फोर्स ने कई टारगेट्स को हेलफायर मिसाइल से नष्ट किया। ऐसी खतरनाक 160 हेलफायर मिसाइल नॉर्वे सरकार यूक्रेन को दे रही है। हेलफायर मिसाइलों का निर्माण मूल रूप से अमेरिका में होता है, यानी यह अमेरिका की मिसाइल है। ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, मिस्र, फ्रांस,
ग्रीस, भारत, इंडोनेशिया, इराक, इजराइल, इटली, जॉर्डन, मोरक्को, जापान, कुवैत, लेबनान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, कतर, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूएई और ब्रिटेन के पास ये मिसाइल मौजूद है। अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन कैसे इन मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन और रूस की सबसे जबरदस्त जंग इस वक्त पूर्वी यूक्रेन के मैदानों में चल रही है। यहां पर रूस और यूक्रेन के टैंकों के बीच भी एक बड़ा संग्राम चल रहा है। लेकिन इन खुले मैदानों में रूसी टैंकों को रोक पाना इतना आसान नहीं है। मार्च की शुरुआत में जब रूस के टैंक कीव की तरफ बढ़ रहे थे, तब वो जंगलों के रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मुख्य राजमार्ग पर सफर करने में टारगेट पर आने का खतरा था। लेकिन यहां जंगलों के रास्ते में भी यूक्रेन के सैनिकों ने जैवलिन मिसाइलों का उपयोग करके रूस के टैंक उड़ा दिए। टैंकों के युद्ध के पहले फेज में तो निश्चित रूप से ज़ेलेंस्की की आर्मी भारी पड़ी है, लेकिन खुले मैदानों में जैवलिन मिसाइल की उपयोगिता खत्म हो गई। इसका तोड़ निकालने के लिए यूक्रेन ने अमेरिका में निर्मित हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर के एक्टिव होते ही और लॉन्च किए गए रॉकेट से रूस को हाइमर्स की लोकेशन और यूक्रेन के अड्डों का पता चल जाता है। इसीलिए अब यूक्रेन ने हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल रूस के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और रॉकेट लॉन्चर्स को टारगेट करने के लिए प्लान किया है। रूस के टैंकों की छत यानी कवच का ऊपरी हिस्सा काफी मजबूत होता है और रूसी टैंकों की इस मोटी दीवार को फाड़कर हमला करने की जो क्षमता अमेरिका के हेलफायर मिसाइल के पास है, वो और किसी के पास नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका यूक्रेन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने न सिर्फ कीव का दौरा किया है, ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है, बल्कि यूक्रेन को युद्ध का और साजो सामान देने का वादा भी किया है। Fifth trip here as secretary, the third since the Russian aggression started, and I thought, and President Biden thought it would be particularly meaningful to come at this time as Ukraine is starting this counteroffensive in the south, also in the east. Early days, but we're seeing real effectiveness on the ground, and we're proud of the fact that our support, the support of so many other countries, is helping to enable what the Ukrainians are doing and working to liberate territory seized by Russia in this aggression. एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के इरपिन शहर का दौरा किया और खास तौर पर उन इमारतों को देखा जो रूस की मिसाइलों और रॉकेट्स का शिकार हुए हैं। एंटनी ब्लिंकन ने इनको जानबूझकर आबादी पर किया गया हमला करार दिया। Where I was able to bear witness to horrific attacks on houses, on buildings, clearly belonging to civilians, where the shelling, the missiles, the bullets, it's all there, and at best, it's indiscriminate. At worst, it's intentional. अमेरिका के सहयोग से यूक्रेन को लगातार बढ़त मिल रही है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया है कि बीते 10 दिनों में यूक्रेन ने 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन को रूस से मुक्त करवाया है। यानी हर दिन यूक्रेन 100 वर्ग किलोमीटर जीत रहा है। यह यूक्रेन आर्मी का जबरदस्त पलटवार है। दरअसल अब ज़ेलेंस्की की फौज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और टारगेट पूरे यूक्रेन को रूस से आजाद करवाना है। क्राइमिया को लेकर पहले ही ज़ेलेंस्की बयान दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने पहले ही 10 लाख फौज रिजर्व कर ली है और इस फौज को लगातार पलटवार के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिका इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। सैनिकों को ट्रेनिंग देने में ब्रिटेन और अमेरिका ने अपनी पूरी जान गंवा दी है।
दूसरी तरफ रूस की सेनाएं लगातार ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट के आसपास दबाव बनाने में लगी हुई हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक ज़पोरिज़िया के एक गांव में बुधवार को हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। ये तस्वीरें उसी हमले की हैं। Я так думав, я чоловік не воєнний, я не знаю. Ми до цього спокійно працювали в полях. А тепер все стоїть, оночки. Приїхали б днем, ми вам все показали, що все стоїть, все гніє, все, нічого не убито. ऐसा लग रहा है कि पुतिन का क्रोध शांत होने तक युद्ध जारी रहेगा। एशिया में ताइवान पर चीन के हमले की आशंका से लोग बेहद परेशान हो गए हैं और इस बीच एशिया और यूरोप के दरमियान एक और जंग का खतरा शुरू हो चुका है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान ने अपने पड़ोसी देश ग्रीस को जंग के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। हैरानी इस बात की है कि दोनों नेटो समूह के देश हैं और इस वक्त जंग की कगार पर खड़े हैं। यही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति ने यूरोप के एनर्जी संकट के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ कर दी है। हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति एर्दोगान एक नई जंग की ओर बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दुनिया पर मंडराया एक नई जंग का साया। राष्ट्रपति एर्दोगान पर चढ़ा जंग का जुनून। भूमध्य सागर से उठेंगे महाविनाश के शोले। नेटो में आएगी दरार, एर्दोगान छेड़ेंगे तीसरी जंग। इस वक्त दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और दुनिया में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि दुनिया के 3 बड़े समंदरों में महाविनाश का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बाल्टिक सागर में अमेरिका और नेटो रूस पर यूक्रेन जंग के चलते दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। हिंद प्रशांत महासागर में ताइवान पर चीन के हमले की आशंका पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक साथ खड़े हैं और अब यूरोप और एशिया के बीच के समंदर यानी भूमध्य सागर में तुर्की और ग्रीस के बीच जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।